छत्तीसगढ़ के बालोद के राजहरा थाने के अंतर्गत रहने वाली प्रीति समेरे अपनी मां के साथ में अपने एक छोटे से बेटे आर्या के साथ रहा करती थी। लेकिन इसी 1 अक्टूबर साल 2025 को जो प्रीति समेरे की मां होती है वो अपने नाती को अपने साथ लेती है और अपने गांव चली जाती है। उसके बाद में अगले दिन 2 अक्टूबर साल 2025 को जब ये महिला लौट कर वापस आती है तो देखती क्या है कि इसके घर के अंदर इसकी जो बेटी प्रीति समेरे है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब प्रीति की डेड बॉडी को ये महिला देखती है, उसके बाद में चीखने पुकारने लग जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस आती है। इस पूरे मामले की छानबीन जब दोस्तों पुलिस करती है और उसके बाद में जो कातिल होते हैं उन कातिलों को पुलिस पकड़कर जब पुलिस थाने लेके आती है तो वाकई में उस कातिल को देखने के बाद में हर कोई यही कहता है कि ये शख्स क्या ऐसा भी कर सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से, और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज़िला पड़ता है बालोद ज़िला। ये जो बालोद ज़िला है, इसी बालोद ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है राजहरा थाना, और इसी राजहरा थाने के अंतर्गत जो ढल्ली में वार्ड नंबर 17 पड़ता है, इसी वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत एक बिजली घर है और यहीं पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है महेश सिंह, और महेश सिंह का एक मकान है। इसी मकान पर किराए पर पिछले 1.5 साल से एक महिला रह रही है। इस महिला का नाम है प्रीति। जो प्रीति है इसके साथ में इसका एक छोटा सा बेटा आर्या और प्रीति की माँ भी रहा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रीति है ये एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती है और दोस्तों उसके बाद में इसी से अपना जीवन यापन कर रही है। इस परिवार के अंदर जो प्रीति है उसके पति भी मौजूद नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। लेकिन प्रीति समेरे चूँकि उसके पास में एक जॉब थी तो उसी जॉब से, उसी नौकरी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। इस परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 2 अक्टूबर साल 2025, और इसी 2 अक्टूबर साल 2025 को जो प्रीति होती है, इससे प्रीति की जो माँ होती हैं वो कहती हैं कि आज घर जाने को मन कर रहा है। अब चूंकि कल के दिन छुट्टी है तो तुम घर भी रहोगी। ऐसे में जो प्रीति होती है वो कहती है कि ना माँ तुम चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि 8 दिन लगातार ड्यूटी करती हूँ, ऐसे में एक दिन छुट्टी मिलेगी तो थोड़ा सा आराम कर लूँगी। जो प्रीति की माँ होती है कहती है कोई बात नहीं है, मैं और मेरा जो नाती आर्या है हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद में वाकई ये लोग, प्रीति जो है इन सबके लिए खाना बनाती है, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में जो प्रीति की माँ होती है अपने नाती आर्या को लेती है और उसके बाद में ये अपने गाँव चली जाती है। 1 अक्टूबर को ये अपने गांव जा चुकी थी। इधर प्रीति जो थी वो खाना वाना खाकर अपना काम वाम कर ये सोने चली जाती है। उधर अगले दिन जो प्रीति की माँ होती है वो लौट कर घर वापस आती है। अब जब घर वापस आती है तो देखती क्या है कि जो घर का दरवाज़ा है, दरवाज़ा बाहर से लॉक है। लिहाजा उसके बाद में ये दरवाज़ा खोल कर जैसे ही अंदर घुसती है तो अंदर का जो दृश्य होता है, ये दृश्य बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाला होता है। दरअसल जिस घर के अंदर वो अपनी बेटी प्रीति को छोड़ के गई थी, उस घर के अंदर प्रीति तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी डेड बॉडी ज़रूर पड़ी हुई है। अब दोस्तों डेड बॉडी प्रीति की जब ये इस हालत में देखती है तो उसके बाद में चीखने चिल्लाने लगती है। अब इस महिला की, जो अधेड़ उम्र की महिला है, इसकी आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो तुरंत प्रीति के घर में भागते हैं, और जैसे ही प्रीति के घर में ये लोग आते हैं तो देखते क्या है कि प्रीति के घर में प्रीति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद प्रीति के जिस्म पर किसी भारी भरकम चीज़ से या फिर किसी धारदार हथियार से तो हमला नहीं किया है, लेकिन या तो प्रीति की नेचुरल डेथ हुई है या फिर प्रीति की गला दबाकर हत्या की गई है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद में इस पूरे घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, मुआयना करती है, और उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन पुलिस के आगे सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार कातिल कौन है। और दोस्तों 1-2 दिन का इंतज़ार होता है और आखिरकार फाइनली ये पता चलता है। जो पोस्टमार्टम से पहले एक प्रीमार्टम की रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन हो जाता है कि प्रीति की जो हत्या की गई है ये गलत दबा के की गई है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी के ऊपर, उसके गले के ऊपर एक निशान साफ दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि प्रीति की हत्या की गई है, उसके बाद में जो पुलिस होती है, प्रीति की माँ इनसे पूछताछ करती है कि तुम घर से कब गई थी, और जब गई थी तो प्रीति ने तुमसे क्या बात की थी। जब तुम वहाँ पर पहुँच गई तो प्रीति ने तुम्हें कोई कॉल किया, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक, कोई डाउट है, या फिर किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी है तो बताओ। तो जो प्रीति की माँ होती है कहती है कि साहब हम तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं,
और हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई पैसों का लेन देन नहीं है, और ऐसे में भला किसके ऊपर शक जता दूं कि उसने हत्या की होगी। फिर क्या था, पुलिस इस पूरे मामले के अंदर प्रीति की मां के बयान तो दर्ज करती है, लेकिन अब आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। और दोस्तों, जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है, भले ही जितने लोगों से अलग अलग तरीके से अलग अलग रवैये से पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन दोस्तों कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं था जिसने पुलिस को कुछ बताया हो। लिहाजा पुलिस को अब घर वालों से भी पूछताछ हो चुकी थी, यानी प्रीति की मां से भी पूछताछ कर ली थी, उधर पड़ोसियों से भी पूछताछ कर ली थी। इधर दिन लगातार गुजर रहा है, पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं है, पुलिस के पास में कोई ऐसा सुराग नहीं है जिससे इस कातिल तक पहुंचा जा सके। क्योंकि पहले पुलिस कत्ल के मोटिव तक पहुंचेगी तभी तो कातिल तक पहुंचेगी, लेकिन ना कत्ल का मोटिव मिल पा रहा है और ना कातिल का कोई सुराग मिल रहा है। फिर क्या था, पुलिस फैसला करती है कि अब टेक्निकल टीमों का सहारा लेना चाहिए। अब पुलिस टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है। टेक्निकल टीमों के आधार पर सबसे पहले इस महिला प्रीति की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। और दोस्तों, जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि प्रीति की लास्ट बार एक व्यक्ति से बात हुई है। और इसी नंबर के बारे में जब पुलिस और छानबीन करती है तो पता चलता है कि पिछले 1-1.5 साल से इस नंबर पर घंटों घंटों बात होती है। यानी ये व्यक्ति ऐसा है जो प्रीति को बहुत अच्छे से जानता है। भले ही प्रीति के पति की मौत हो गई, लेकिन प्रीति इस व्यक्ति के साथ में अच्छे टच में है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना कन्फर्म हो चुका था कि प्रीति इस व्यक्ति के साथ में टच में थी। लिहाजा पुलिस अब इस नंबर के आधार पर इस व्यक्ति की छानबीन शुरू करती है। और जब पुलिस छानबीन शुरू करती है तो पता ही चलता है कि ये नंबर तो किसी अमन समेरे नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जैसे ही अमन का नाम आता है तो पुलिस पता करती है कि भाई ये अमन कौन है। अब जैसे ही अमन के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि अमन तो प्रीति का देवर है। अब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, लास्ट बार इसी से बात हुई थी। लिहाजा जो पुलिस थी अब अमन को उठा लेती है और उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आ जाती है। अब अमन पुलिस थाने आ चुका था। पुलिस अमन से पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में अमन पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है। पुलिस जितने उससे सवाल करती, अमन बस यही कहता कि तुम असली कातिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसलिए तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यानी वो पुलिस के ऊपर एक तरीके से प्रेशर भी बनाता है, एक तरीके से एक ऐसा गेम भी खेलता है जिससे कहीं ना कहीं वो पुलिस को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। लेकिन दोस्तों, लास्ट बार उसी से बात होना, फिर घंटों घंटों उसी से बात हो रही है पिछले कुछ समय से, तो ये व्यक्ति तो ऐसा है जो पुलिस से झूठ बोल रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो अमन के ऊपर सख्ती दिखाती है। और जब पुलिस अमन के ऊपर सख्ती दिखाती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है और फ्रंट सीट पर बैठाकर जब इससे पूछताछ की जाती है तो जो अमन होता है ये पुलिस के सामने ज़रा देर भी नहीं ठहर पाता है और इसको भी लगता है कि अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा जो अमन होता है ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में जो पुलिस थी उस पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो अमन है ये बताता है कि प्रीति की शादी जब उसके भाई के साथ में हुई थी तो उसके बाद में जो प्रीति और उसका भाई था ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ में प्रीति और उसके भाई को एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम ये लोग आर्या रखते हैं। अब घर में एक बेटा हो चुका था। जो प्रीति है वो अपने पति के साथ में अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही है, परिवार में सब कुछ सहकुशल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, गरीब परिवार में अगर परिवार के मुखिया और परिवार के सब सदस्य सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो संतुलित रहता है। लेकिन अगर परिवार के अंदर कुछ चीज़ें सडन ऐसी हो जाएं जिससे परिवार को ऐसा लगे कि वो बिखर चुका है तो उसके बाद में परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इस परिवार के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जो प्रीति के पति होते हैं अचानक से उनकी डेथ हो जाती है और जब प्रीति के पति की डेथ होती है तो अब परिवार की जो जिम्मेदारी थी ये प्रीति के ऊपर आ चुकी थी। परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। लिहाजा प्रीति के पास में जो जॉब थी उसी जॉब से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन इसी बीच में प्रीति का जो देवर था वो अक्सर प्रीति के घर आया करता था। वो प्रीति के घर आया करता था, उससे पूछा करता था कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, भैया नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन इसी बीच में जो प्रीति का देवर था वो कहीं ना कहीं अपनी भाभी के ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है और उसके बाद में ये उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। अच्छा, जो प्रीति थी वो भी चूंकि उसका भी पति मौजूद नहीं था तो उसको भी कहीं ना कहीं उसकी जो बातें थी वो अमन की ठीक लगती हैं और उसके बाद में ये दोनों अनैतिक रिश्तों में बन जाते हैं। अब आए दिन मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद में समय ऐसे गुजरता रहता है। लेकिन 2 अक्टूबर साल 2025 को जब प्रीति की माँ और उसका बेटा जो है वो गाँव गए हुए थे उसी समय अमन प्रीति से मिलने के लिए आता है। जब अमन प्रीति से मिलने के लिए आता है तो पहले तो ये दोनों बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में इन्हें किसी बात पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है।
दरअसल जो प्रीति थी ये अमन के ऊपर लगातार प्रेशर बना रही थी कि उससे शादी कर लो, लेकिन जो अमन था वो प्रीति से शादी करना नहीं चाहता था और इसी वजह से अमन ने प्रीति की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में वहाँ से फरार हो गया। बहरहाल दोस्तों, पुलिस के सामने जब ये पूरा केस खुलता है तो उसके बाद में इसी अमन की तहरीर पर अमन को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कर इसको जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जिसका भाई ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका है वो अपनी भाभी के साथ में गलत रिश्ते रखता है और उसके बाद में वो अपनी भाभी की हत्या कर देता है और वो अपने एक 1.5-2 साल के जो भतीजा होता है उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचता। बहरहाल, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद रफ़ीक लिखते हैं आज आपके व्यूज़ कुछ बेहतर हैं, तो मोहम्मद रफ़ीक जी शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का प्यार है। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज कमेंट करते हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, शुक्रिया। शीलिधि शर्मा लिखते हैं अच्छी कहानी लगी शाबिश मलिक भाई, तो शीलिधि शर्मा जी शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सुख पवार जी लिखते हैं गुड जॉब भाई जी, तो सुख पवार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई नाइस स्टोरी, तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार भाई साहब बहुत बढ़िया कहानी है, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, कहानी भाई मेरे यहाँ की है और बहुत अच्छा लगा भाई, हमारे यहाँ की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो धीरज सिंह जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद इमरान लिखते हैं इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा कहानी सुनती हैं और लिखती हैं मैं स्टोरी को लाइक भी करती हूँ और कमेंट्स भी रोज़ करती हूँ, तो बेस्ट स्टोरी है, तो प्रादीप वर्मा जी बहन आपका शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। विकास गुप्ता हैं लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, आपकी आवाज़ में कहानी सुनने का बहुत ही अच्छा लगता है, आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है इसलिए आपका कहानी सुबह सुन रहा हूँ, तो आपका शुक्रिया मेरे भाई विकास जी। ये चौधरी है लिखते हैं देशवासियों को भी मेहनत और मेहनताना दे दिया करो, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय भान है लिखते हैं विजय भान यादव गोरखपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया आपका। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, मीना जी हैं लिखते हैं मैं तो पहले ही आते ही लाइक करती हूँ वीडियो को और उसके बाद कमेंट भी करती हूँ, तो शुक्रिया आपका बहन। फरसाना सिद्दीकी लिखते हैं इसी के लिए कहते हैं कि लव इस ब्लैंड, इन बच्चों की फिक्र ना घर वालों ने की और ये सब कुछ हो गया, तो शुक्रिया आपका। खेमराज भट्टी हैं लिखते हैं मोटिवेशनल स्टोरी सर जी, राम राम जी, और खेमराज गुज्जर छिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सुरेंद्र शर्मा राजस्थान से कहानी सुनते हैं। सुनील त्यागी जी श्यानापुर शहर से सुनते हैं। कामिल मलिक हैं लिखते हैं आज आपकी भतीजी का बर्थडे है, आयशा मलिक उनका नाम है और मम्मी का नाम बुशरा मलिक है, तो कामिल मलिक जी और बुशरा मलिक जी आपकी जो बेटी आयशा मलिक है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और उसके बाद में मीना जी हैं लिखती हैं नमस्ते जी, और राधेश्याम शर्मा लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं। हुसैन मलिक आजकल औरतों का यौन जो सब कुछ हो रहा है, उसके बाद में चालाकी नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं, वो वाइफ ने क्या कांस्टेबल होके इसको इतना नहीं पता कि क्राइम कभी छुप नहीं सकता, तो इनका नाम है माई एच डी करके, तो माई एच डी जी आपका शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।